बड़ी मात्रा में वेक्टर बॉर्न डिजीज आई हैं, वाटर बॉर्न डिजीज आई हैं। हर वर्ष मौत का एक लंबा सिलसिला प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे सामने गनीमत है कि हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, और नियंत्रित करने के लिए हमारे संस्थानों को स्वयं इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि इसका समाधान संभव है। यह संभव इसलिए है, मैं आपके सामने एक उदाहरण बताता हूं। 2017 में जब प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चुनौती थी, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2019 में जनवरी में ही हमें दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ को आयोजित करने का अवसर प्रयागराज की धरती पर प्राप्त होगा। और मेरे सामने एक चैलेंज था। चैलेंज इस बात को लेकर के था कि कुंभ में लोग आते हैं, वह पर्यटन के लिए नहीं आते, वो तीर्थाटन के लिए आते हैं, प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं। मेरे मन में स्मृति थी 2013 के कुंभ की, जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, और मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री ने जब संगम में जाकर के गंगा में संगम में स्नान करने के लिए वे आए थे, लेकिन जब वहां गंदगी देखी थी, गंगा जी का जल देखा था, उसमें आ रही बदबू देखी थी, तो उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा कि क्या इसे ही गंगा है, और ये कह करके प्रणाम करते हुए वे वापस चले गए। कैसी स्थिति पैदा हुई थी? एक भारतवंशी दुनिया के एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करके भारत के गौरव को बढ़ा रहा हो, और भारत के किसी पर्व और त्योहार में व्यक्ति एक श्रद्धा भाव के साथ आए और हम उस प्रकार का अनुकूल वातावरण उसको न दे सकें, तो यह पूरे देशवासियों के सामने एक सबसे गंभीर चुनौती है, पहचान का संकट है। और मेरे सामने वह दृश्य था। मैंने अपनी टीम को बुलाया, मैंने कहा भी देखो ये आयोजन होगा, देश के सभी हर पंथ, हर संप्रदाय, हर वर्ग से जुड़े हुए धर्माचार्य वहां पर आएंगे, श्रद्धालुजन आएंगे, करोड़ों की संख्या में आएंगे। और पिछली बार हो सकता है लोगों ने ध्यान न दिया हो, इस बार लोगों का फोकस मुझ पर होगा और मोदी जी पर होगा कि मोदी जी के रहते हुए मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से जो अभिनव कार्यक्रम देश के अंदर दिया है, मां गंगा की अविरलता निर्मलता का जो संदेश दिया है, वह इस आयोजन में दिखना चाहिए। लोगों ने पहले तो कहा प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः एक ऐसी स्थिति आई कि जब जून 18 के आसपास हम लोग आए, तो टीम ने उनके हौसले पस्त होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा साहब ये कठिन लगता है, क्योंकि अभी हम लोग विभिन्न नगरों में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं, ये हमारे लग नहीं पाए हैं। वहां पर जो ड्रेनेज के नाले थे, उनको टेप करने की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के लिए कोई कार्य योजना नहीं बन पाई है। और तब मेरे सामने भी एक चैलेंज आ पाया था। मैंने पूरी टीम को बिठाया, कई दौर की बैठकें हुई, और अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जहां तक एसटीपी लग चुकी है, नाले टेप हो चुके हैं, उनको हम एसटीपी तक पहुंचा दें। युद्ध स्तर पर एक टाइम फ्रेम तय किया गया और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर संपन्न किया। लेकिन शेष के लिए मैंने कभी दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें हम चलते हुए जो नाले हैं, नालों के इस प्रवाह में ही उस प्रकार की एक तकनीक विकसित करें कि वह गंगा जी के जल को अविरल भी रख सकें और निर्मल भी रख सकें। और तब मेरे सामने दो बातें सामने आई थी, एक बायो रेमेडिसन का और एक मॉड्यूलर विधि का। और हमने इन दोनों को अपनाने के लिए कार्रवाई भी प्रारंभ की, एक और एसटीपी के लिए और दूसरी तरफ मॉड्यूलर और बायो रेमेडिसन के लिए भी हमारी कार्रवाई एक साथ प्रारंभ हुई। और मैं कह सकता हूं अब तक, कल तक प्रयागराज कुंभ में 21 करोड़ लोगों ने अब तक संगम में स्नान किया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है।
और पूरे पर्व के दौरान आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि गंगा जी में जल गंदा था या बदबूदार था। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि 50 आजादी के बाद में सबसे अधिक मात्रा में गंगा जल की आपूर्ति और सबसे शुद्ध जल की आपूर्ति हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ में की, क्योंकि युद्ध स्तर पर टीम भाव के साथ जो कार्यक्रम किए और तकनीक का उपयोग करते हुए जो कार्यक्रम वहां पर किए, वह उसका उदाहरण वहां पर है। स्वच्छ कुंभ का संदेश प्रयागराज कुंभ देने में सफल हुआ। दूसरा, तकनीक का उपयोग करके कितना बड़ा कार्य किया जा सकता है। हम लोगों ने, सुरक्षा एक चैलेंज था, लोगों ने मुझसे पूछा, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या तकनीक अपनाई है। हमने कहा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कार्य कर रहे हैं और हम लोग वहां पर पूरे प्रयागराज में सिटी के साथ ही मेला क्षेत्र को भी हम लोगों को इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के साथ हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित कुंभ में भी बदलेंगे। 1,22,500 इको फ्रेंडली टॉयलेट बना करके गंगा जी में शुद्ध जल की आपूर्ति करके स्वच्छ कुंभ का संदेश दिया गया। तो साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना करके हमने कुंभ को सुरक्षित भी किया। यानी तकनीक लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन ला सकती है, ये एक उदाहरण आपके सामने मैंने प्रयागराज कुंभ का किया, जो प्रयागराज कुंभ आज भी वर्तमान में चल रहा है और 4 मार्च तक चलेगा। प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज भी वहां आ रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो कुंभ का मुख्य मुहूर्त था, 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां पर स्नान किया और कहीं भी एक तिनका तक नहीं हिला। शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम हुए। अपने नए नए रिकॉर्ड स्थापित करता हुआ कुंभ नई तकनीक के साथ आगे बढ़ता हुआ, हमने श्रद्धा का भी सम्मान दिया, पुरातन परंपरा को भी सम्मान किया, लेकिन तकनीक को भी उसके साथ जोड़ते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, यह कार्य यहां पर किया। अगर कुंभ में यह कार्य किया जा सकता है तो दैनिक जीवन में क्यों नहीं, सामान्य जीवन में इस प्रकार के कदम क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते। और इस दिश से जो हमारी नई फैकल्टी आई है, इसमें तमाम IITian हैं और मैं उन सबसे कहूंगा कि फैकल्टी के रूप में आपकी नियुक्ति का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके आगे की प्रक्रिया बंद हो गई। जीवन चलने का नाम है, जीवंतता का नाम है, जीवन ठहराव का नाम नहीं हो सकता। जीवन में आपका हर एक अच्छा कदम जो समाज के लिए, हमारे इन युवा छात्र छात्राओं के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वह बहुत कारगर हो सकता है। और मुझे लगता है कि एक फैकल्टी मेंबर के रूप में आपके पास पर्याप्त समय होगा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज की ज्वलंत समस्या को तकनीकी माध्यम से कैसे हम समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, इस दिश से भी एक बहुत बड़ा माध्यम आपके पास होगा। और मुझे लगता है कि उसका उपयोग अगर आप करते हैं तो हम एक बेहतर भविष्य आने वाले समय में दे पाएंगे। और मुझे लगता है उस बेहतर भविष्य के लिए मुझे प्रसन्नता है कि AKTU ने इस दिशा में एक बेहतर प्रयास किया है। तकनीक का उपयोग AKTU ने अपने दैनिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया है। छात्रों की उपस्थिति से लेकर के उनके प्लेसमेंट को लेकर के, यानी 10,000 छात्रों का एक साथ प्लेसमेंट करने की व्यवस्था और साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को एक नई शुरुआत जो AKTU ने की है, मुझे विश्वास है कि हमारे सभी तकनीकी संस्थान इस दिशा में एक नई प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर सोच समाज को देंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर अनेक कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री आशुतोष टंडन जी को, श्री संदीप सिंह जी को, श्री प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को और उनकी पूरी टीम को। विगत वर्ष AKTU ने प्रदेश के हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को और अन्य तकनीकी संस्थानों को एक अच्छा अनुदान दिया था। वहां पर लैब के लिए, लेबोरेटरी के लिए और अन्य
जो भी अच्छे कार्य वहां पर हो सकते स्मार्ट क्लासेज के लिए एक अच्छा सहयोग किया था। और मुझे लगता है कि इस सहयोग और सहभागिता का एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः AKTU को और यहां पर प्राविधिक शिक्षा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा देश के सामने प्रदेश के विकास को एक नई गति देती हुई दिखाई देगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।